Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है अब उसका नाम था फेरोमोन, राइट? कल से इस टॉपिक स्टार्ट हुआ था ना, फेरोमोन। हाँ, तो फेरोमोन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बारे में तो हम लोगों ने कल जान लिया था। आज हम बात करेंगे फेरोमोन की क्रियाविधि की, मतलब मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेरोमोन। ठीक है? फेरोमोन की क्रियाविधि से मतलब है कि कोई भी फेरोमोन किस तरह से अपना काम करता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फेरोमोन की क्रियाविधि में सबसे पहले आता है बाई ऑल्फैक्शन। देखिए, अगर ऑल्फैक्शन का मतलब आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ। ऑल्फैक्शन मीन होता है सूंघ कर। ठीक है? किस तरह से? सूंघ कर। आप लोगों को याद होगा जितनी भी क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसमें जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो किसमें काम आती है? सूंघने में, है ना? तो यहाँ पे ऑल्फैक्शन मीन होता है सूंघ कर। तो सूंघ कर किस टाइप के फेरोमोन जो होते हैं वो हमेशा काम करते हैं? तो जनरली मैमल्स मीन होता है स्तनधारी, ठीक है, एंड इंसेक्ट। भाई क्लास इंसेक्ट्स के बारे में तो आपको जनरली पता ही है, ठीक है, कि मैमल्स और इंसेक्ट में फेरोमोन किस तरह काम करता है? ऑल्फैक्शन के थ्रू। ऑल्फैक्शन मीन होता है, पहले एक बात बताएं, फेरोमोन है, ठीक है, वो हमारे एनवायरमेंट में किस तरह से घुलेगा? तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हवा के माध्यम से फैलेगा, भाई माध्यम कोई दो ही तो होंगे, या तो हवा माध्यम होगी यहाँ पर, या फिर होगा आपका पानी। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं, हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो उनमें फेरोमोन हवा के माध्यम से फैलेगा, ठीक। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उनमें फेरोमोन किस तरह काम करेगा? उसमें माध्यम क्या होगा? पानी होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर क्रियाविधि की, क्रियाविधि में ठीक है, तो यहाँ पर बाय ऑल्फैक्शन सूंघ कर अगर हम बात करें तो मैमल्स या इंसेक्ट्स, उसमें फेरोमोन हमेशा हवा के माध्यम से ही फैलता है, ठीक है, जिसमें कोई भी एक साथी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अपने दूसरे साथी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या फिर अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों को किसी बात का संकेत देने के लिए अगर हवा का इस्तेमाल करें एज अ माध्यम, ठीक है, तो वो किस तरीके से पहुंचेगा दूसरे साथी तक? वो हमेशा सूंघ कर ही तो पहचानेगा उसको, है ना? आप लोग जनरली देखते होंगे कि आप लोग कभी मार्केट में जाते हैं तो परफ्यूम्स यूज करते हैं, है ना? परफ्यूम लेकर आते हैं मार्केट से, बहुत अच्छा जो माना जाता है, आपको जो पसंद आता है आप उसको यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? वो एक तरीके से कहा जाए तो दैट इज अ सिंथेटिक फेरोमोन, क्योंकि आप एक तो आपको खुद को बेटर लगता है और साथ में जो आपके साथ बैठेगा उसको भी थोड़ी सी बेटर फीलिंग आएगी अगर आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है तो, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाय ऑल्फैक्शन, मतलब सूंघ कर, तो सूंघने से भी फेरोमोन जो है अपना काम करता है। फिर वो चाहे आपका अट्रैक्शन के लिए हो, चाहे शत्रुओं से अपने आप को बचाने के लिए कुछ किया जा रहा हो, तो माध्यम चाहे कुछ भी हो इनमें से, लेकिन फेरोमोन अपना काम अवश्य करता है, ठीक है। तो यहाँ तो बात है बाय ऑल्फैक्शन, सूंघ कर। नेक्स्ट आता है आपका बाय इंजेक्शन। बाय इंजेक्शन, ठीक है। तो बाय इंजेक्शन से मतलब होता है आपका ग्रहण कर कर,
कि आप किस तरीके से कोई भी फेरोमोन जो है वो अपने दूसरे साथी को किस तरह से फेरोमोन की वो पहुंचाएगा। तो वहां पे इंजेक्शन ग्रहण किया जाता है। तो ग्रहण करने का जो नॉर्मल तरीका होता है वो हमेशा होता है, जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो मेल जो हनी बी का एग्जाम्पल देखिए, चलिए हनी बी देखिए, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं क्लास, लेकिन हम लोग जनरली उनकी बात करेंगे जिनके बारे में आप लोग पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्रहण करने की बात करें, इंजेक्शन के टाइप पे बात करें, तो देखें जो हनी बी होती है, हनी बी मतलब मधुमक्खी, आप लोगों को एपीकल्चर में भी बताया था, उसमें 3 प्रभेद होते हैं, रानी, नर और ड्रोन और वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारी क्वीन की। ये बताया है ना, क्वीन जो होती है, रानी जो होती है, रानी प्रभेद, वो हमेशा क्या करती है, वो एक फेरोमोन का स्रावन करती है, जिसकी वजह से उसके जो जितने और वर्कर्स होते हैं वो उसका कहना मानती है। तो बताया था। तो यहाँ पे हनी बी की जो रानी होती है वो क्या करती है, एक क्वीन सब्सटेंस को, भाई क्वीन सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्वीन सब्सटेंस मीन क्या होता है, फेरोमोन्स ही हो गया, ठीक है। उसमें प्रेजेंट रहते हैं आपके अल्फा कीटो अल्फा कीटोडेकोनिक एसिड, ठीक है, ये क्वीन सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। तो ये जब अपने जो उनके वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो इनके मजदूर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको उनके खाने में ये इंजेक्ट करती है, मतलब उनके खाने में ये अपना सब्सटेंसेस को डाल देती है, जिसको क्या करते हैं, ये वर्कर्स जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, उसको इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन करने के बाद में ये वर्कर्स जो होते हैं हमेशा अपनी इस क्वीन का कहना मानते हैं, ठीक है। तो वर्कर्स जो है वो किस बेसिस पर भाई कहना मानते हैं, तो वो हमेशा जो रानी जो होती है, रानी प्रभेद, वो हमेशा क्वीन सब्सटेंसेस का स्रावन करती है। क्वीन सब्सटेंसेस क्या होगा, फेरोमोन, फेरोमोन का स्रावन करेगी, और ये स्रावन जो है हमेशा किस तरीके से दिया जाएगा, ये जो सब्सटेंसेस है किस तरह श्रमिक तक पहुंचाया जाता है, तो हमेशा उनके जो खाने में कुछ मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से हमेशा जो वर्कर होते हैं वो क्वीन का कहना मानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज बाय एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण करके। भाई अवशोषण मतलब समझते हैं ना आप लोग, जब हम किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी किसी चीज को एब्जॉर्ब करती है तब। तो इसमें बाय एब्जॉर्प्शन में जब कोई एक प्राणी यानी कोई एक जंतु जब फेरोमोन का स्त्रावन करता है और उसको उसका दूसरा साथी वो अपने शरीर के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आप लोगों को जनरली पता होगा कि जो मेल स्पाइडर होते हैं, ठीक है, वो हमेशा अपने शरीर से फेरोमोन का स्त्रावन करते हैं, और फेरोमोन के स्त्रावन को, ये फेरोमोन जो होता है इसको कौन ग्रहण करेगा, उसको फीमेल स्पाइडर, मतलब जो मादा मकड़ी होती है वो अपनी त्वचा के द्वारा ही उस फेरोमोन को ग्रहण करेगी, और इस ग्रहण करने की वजह से, फेरोमोन की ही वजह से ये लोग इजीली मेटिंग की प्रोसेस करते हैं, मतलब उनमें क्रॉस करने की संभावना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल स्पाइडर जो फेरोमोन का स्रावन करता है वो करता है फॉर अट्रैक्शन, अपने साथी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बात थी हमारी फेरोमोन की क्रियाविधि की, तो उसमें क्रियाविधि जो होता है वो 3 होते हैं, बाई ऑल्फैक्शन मतलब सूंघकर, सूंघने के बाद एक होता है आपका बाई इंजेक्शन मीन ग्रहण कर, अगर आप अपने मुख द्वारा किसी प्रकार से आप उसको ग्रहण करते हो तो वो आएगा बाय इंजेक्शन में, और नेक्स्ट इज बाय एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन
किस तरीके से आप उसको अवशोषित करते हो जब किसी भी चीज को तब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसकी बात की, फेरोमोन की क्रियाविधि की, फेरोमोन किस तरह से अपना काम करता है। क्लियर है क्लास? आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे इसके एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, तो चलें आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट इज हाँ भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर प्रकार की तो होता है रिलीजर इफेक्ट, रिलीजर इफेक्ट एंड प्राइमर इफेक्ट। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं अपने रिलीजर इफेक्ट की एंड प्राइमर इफेक्ट। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स में 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज रिलीजर इफेक्ट एंड प्राइमर इफेक्ट। रिलीजर और प्राइमर में बहुत कम डिफरेंस होता है किस तरह से, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो एक ही है और वो बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाता है। किस तरह से होते हैं आ जाओ सीखते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें फेरोमोन के प्रकार की, ठीक है, तो जब भी कोई एक प्राणी यानी कोई भी एनिमल अपने शरीर से फेरोमोन का स्त्रावन करते हैं और जिनकी वजह से जो उनका दूसरा साथी है, जो उनका पार्टनर है, ठीक है, अगर उस पार्टनर के यानी कि जो ग्राही है, जो यहाँ पे एनिमल, ठीक है, तो उसका जो साथी होता है उसका CNS, भाई CNS क्या होता है, इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में तो होता है ना CNS, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर इफेक्ट कर दे, समझ रहे हैं, अगर एक प्राणी ने कोई भी फेरोमोन का स्त्रावन किया था जब, और इस फेरोमोन की वजह से जब दूसरा साथी इसको ग्रहण करेगा फेरोमोन को, चाहे किसी माध्यम से करे और किसी भी तरीके से कर सकता है, तो जब इस साथी के CNS मतलब इसका जो नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम का जो CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इसको अगर इफेक्ट कर दे, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और इसकी वजह से इस प्राणी की मतलब ये जो साथी है ना इसका दूसरा वाला, इसके व्यवहार में बहुत जल्दी अंतर आ जाए यानी कि परिवर्तन आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहला जाता है, वो कहलाता है रिलीजर इफेक्ट। ठीक है, क्या कहलाया जाता है, प्रभावी इफेक्ट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके टाइप्स की, तो पहला टाइप था रिलीजर इफेक्ट मतलब प्रभावी इफेक्ट। इसमें क्या था, जब भी कोई एक प्राणी फेरोमोन का स्त्रावन करेगा और जो उसका साथी है मतलब जो दूसरा प्राणी है वो उस फेरोमोन को जब ग्रहण करता है, चाहे किसी भी माध्यम से करे, थोड़ी देर पहले जो क्रियाविधि बताई थी ना फेरोमोन की, उसमें किसी भी प्रकार से अगर करता है तो इस साथी के नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट कर दे ये फेरोमोन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर इफेक्ट करता है जिसकी वजह से इस प्राणी के व्यवहार में बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाए, परिवर्तन। मतलब सपोज कीजिए इसने कोई फेरोमोन का स्त्रावन किया, चाहे उसने लिंगाकर्षक के लिए किया हो, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया हो, जैसे ही उसने फटाफट से क्या किया, उसने फेरोमोन का स्त्रावन किया और उसने किया था फॉर अट्रैक्शन मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और जैसे ही इसने फेरोमोन का स्त्रावन किया दूसरा इसका साथी जो है वो फटाफट से क्या हुआ, आकर्षित हो जाए उसके लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, रिलीजर इफेक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब वही हम बात करते हैं अपने प्राइमर इफेक्ट की, तो जो ये था आपका रिलीजर इफेक्ट, इसका ही जस्ट ऑपोजिट होगा। किस तरह से होगा क्लास, देखिए
जब कोई एक एनिमल यानी कि कोई एक प्राणी क्या करेगा, फेरोमोन का स्त्रावन किया उसने यहाँ पर, ठीक है, रिलीज किया है उसने अपनी बॉडी से, और जो उसका दूसरा साथी है मतलब जो दूसरा प्राणी है, अगर वो इस प्राणी के एंडोक्राइन ग्लैंड, भाई एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें अगर जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि जो होती है उससे अगर इफेक्ट कर दे, भाई पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि क्या होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि तो होती है पीयूष ग्रंथि। तो जैसे ही इस प्राणी ने किसी फेरोमोन का स्त्रावन किया, इसके स्त्रावन होते ही जो इसका दूसरा साथी था उसके एंडोक्राइन ग्लैंड मीन पीयूष ग्रंथि को अगर इफेक्ट कर दे, और इसके इफेक्ट होते ही इसका ये तो दूसरे साथी है जो, ठीक है, इसी प्राणी के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन हो। कैसे हो, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो इस टाइप का जो प्रभाव होता है क्या कहलाया जाता है, प्राइमर इफेक्ट। क्लियर हुआ? यहाँ पर हम यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रकार, फेरोमोन के प्रकार, और फेरोमोन के भी प्रकार में हम स्टडी कर रहे हैं अपने रिलीजर इफेक्ट और प्राइमर इफेक्ट की, ठीक है। होप सो किसी को परेशानी है इन दोनों से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं, जस्ट एग्जाम्पल्स हैं इनमें, फिर आगे क्लियर है। फाइनल ईयर मुझे यस नो में जवाब दिया करें प्लीज, जल्द से मुझे पता चले, इससे पहले मैं रफ कर दिया करूं उस चीज को ना। इन टाइप्स में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक में क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी अंतर आ जाता है व्यवहार में, और एक की वजह से बहुत धीरे धीरे व्यवहार में अंतर आता है ना। चलिए अब हम, ओहो ये क्या आ गया, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट उसकी, फेरोमोन एंड इंसेक्ट बिहेवियर। अभी फिलहाल इंसेक्ट बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम हमारे मैमल्स बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फेरोमोन के बारे में। तो यहाँ फेरोमोन किस तरह से काम करता है, क्या होता है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आपका होप सो। अब हम बात करेंगे कि उसकी वजह से किसी इंसेक्ट के बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो बस इसी चीज का पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोनेट। ठीक है, क्या नाम था, बोनेट। उन्होंने क्या किया था, इसी चीज का पता लगाने के लिए किस फेरोमोन की वजह से किसी भी कीट में किस प्रकार से उनके व्यवहार में अंतर आता है, तो उसके लिए उन्होंने एक चीज देखी थी कि जनरली जो चींटियां होती हैं वो हमेशा एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चलती थी, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने क्या देखा कि जब चींटियां एक के पीछे एक चलती हैं तो क्यों चलती हैं, उनका क्वेश्चन ये था कि क्यों चलती है, ऐसा क्या होता है वहां पर कि जिसकी वजह से वो हमेशा एक के पीछे एक चलती हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी एक जगह चीनी बिखरा दी थी, ठीक है, और यहाँ पर था चींटियों का झुंड, ठीक है, यहाँ थी चींटियों का झुंड और यहाँ पर था आपकी चीनी। अब होता क्या है, ये इस तरह से जा रही थी कुछ,
ठीक है, मतलब हमेशा से चींटियां जो है एक के पीछे एज यूजुअल जा रही थी अपने इंडियन बिहेवियर के तरीके से। अब बोनेट ने क्या किया कि जब ये चींटियां जा रही थी ये, ठीक है, उन्होंने अपने हाथ से इसको इस तरह से रब कर दी। ठीक है, जैसे ही रब करते हैं वो, जैसे ही रब कर देते हैं, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर भाई ये जो डायरेक्शन था जाने का वो ये डायरेक्शन था, चींटियां तो ये है, चीनी ये है, तो डायरेक्शन तो यही होगा। तो यहाँ की जो चींटियां थी, ठीक है, वो अचानक अपनी जगह पर रुक जाती हैं और रुकते ही अपने एंटीने को, मतलब इनमें एंटीना प्रेजेंट रहता है ना, आप लोगों ने कभी इनका हेड रीजन देखा हो ध्यान से, तो एंटीना प्रेजेंट रहता है इनमें, तो अपने एंटीने को ये एकदम फटाफट से ऊपर की तरफ करके उसको कुछ सर्च करने की कोशिश कर रही थी, बार बार हवा में उसको लहराती थी। फिर उसके बाद जो जमीन, भाई जमीन पर चल रही थी ये, तो जमीन पर कभी छुड़ा देती थी, उसके बाद फिर हवा में लहराती थी। तो बोनेट को क्या लगा कि शायद ये कुछ ढूंढ रही है। ठीक है, ये काफी देर तक वहां पर इसी तरह से खड़ी रही और अपने एंटीने को इसी तरह कभी बार बार हवा में कर देती थी और कभी बार बार अपनी जो जमीन थी उस पर टच करके देखती थी। फिर थोड़ी देर के बाद में जब इनमें से कोई एक चींटी, ठीक है भाई, स्टार्टिंग में जो, भाई एक बात बताओ, कोई भी चींटी जाएगी यहाँ से पूरे झुंड में से, तो वो तो सब डायरेक्शंस में जाती है, तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, है ना। इनमें से केवल एक ही चींटी तो होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, खोजी चींटी। खोजी चींटी तो खाने को ढूंढ लेती है और जो ढूंढ लेती है उसी को हम खोजी चींटी बोलते हैं भाई, जनरली बना। ये सारी खोजी चींटी तो थी, लेकिन जिसने ढूंढ लिया हम उसको क्या बोलेंगे, खोजी चींटी। तो जब ये मिल गया था तब उन्होंने इस तरह से रफ किया, बाद में ये अपने एंटीने को इस तरह से हवा में कभी उसको छुड़ा रही थी। कुछ देर रुकने के बाद ये चींटियां तो धीरे धीरे करके हिम्मत करते हुए इधर उधर जाते जाते कुछ इस डायरेक्शन में फिर आई। इनमें से कुछ चींटियों ने इस तरह से हिम्मत की आगे बढ़ने की कि जो होगा सो देखा जाएगा, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी बहुत उसमें आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद उन्होंने वही रब जो किया था, पूरा थोड़ी ना किया था पूरा रास्ते पर रब, उन्होंने कुछ एक थोड़ा सा जो मीडियम था अपने हाथ से इस तरह से रब कर दिया था, तो सिर्फ वही का ही तो बस उन्होंने हटाया था। तो इस उस पे फिर उन्होंने क्या ध्यान दिया, ये चींटियां फिर से अपने इसी क्रम में जाने लगी हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, इस तरह से। तो इस चीज के आधार पर बोनेट ने ये कहा कि जरूर यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का पदार्थ का स्त्रावन करती हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे को फॉलो अप करती हैं, एक दूसरे को कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है, अब वो सब्सटेंस क्या था, इसी चीज के लिए बोनेट ने आगे भी करा काम और उसको क्या नाम दिया था, फेरोमोन। कि फेरोमोन की वजह से कोई भी इंसेक्ट अपने बिहेवियर में बहुत हद तक चेंजेस ले आता है। जैसे अगर उन्हें खाना ढूंढना हो तो उसमें खाना ढूंढने के लिए भी तो फेरोमोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना, क्लियर हुआ वाला एग्जाम्पल। हाँ, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल उन्होंने किया था। भाई किसी को कोई परेशानी है तो मुझे उसे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताया करें। चलिए, एक एक्सपेरिमेंट और किया। इस बार उन्होंने क्या यूज किया था, मोथ। ठीक है, मोथ मीन होता है शलभ। आप लोग जनरली हिंदी में शलभ वर्ड बहुत ज्यादा देखते होंगे, लेकिन आप लोगों ने कभी आगे पढ़ा नहीं है, इसलिए भी सेरिकल्चर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जब, तब आपको समझ में आएगा कि मोथ आगे होता क्या है। ठीक है, तो ये शलभ है। ठीक है, शलभ होता है लाइक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली के जैसा होता है देखने में, लेकिन तितली से बहुत ज्यादा अलग होता है। तितली बहुत ज्यादा कलरफुल होती है ना, रंगीन होती है। मोथ उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता देखने में। आप लोगों ने जनरली ध्यान दिया होगा, नहीं नहीं ठीक है ऐसे रहने दें। हाँ भाई,
तो जनरली क्या ध्यान दिया होगा, कुछ बहुत छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से कुछ तितली नुमा कुछ इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, वो आप लोग समझते हैं कि वो तितली है, बट वो एग्जैक्टली तितली नहीं होती। आप हमेशा शलभ में मतलब मोथ में और बटरफ्लाई में हमेशा कंफ्यूज होते होंगे, आपको पता ही नहीं है। अगर आपके सामने दोनों रख दी जाएंगी ना एक साथ, आप उनको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि इनमें तितली कौन है और शलभ कौन। तो पता है इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आपको आइडेंटिफाई ही करना है ना, सबसे अच्छा तरीका होता है क्लास, इनको आप किसी भी सरफेस पर, कोई भी सरफेस हो, चाहे आपका हाथ हो, टेबल हो, चेयर हो, इवन ग्रीन बोर्ड या कोई वॉल, कहीं भी जगह हो, आप उनको बैठने दें, बस आपका इतना काम है। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो ना क्या डिफरेंस है मोथ में और बटरफ्लाई में, तितली में और शलभ में, तो सिर्फ और सिर्फ आप इनको बैठने दो, इनके बैठते ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये शलभ है, मतलब मोथ है या बटरफ्लाई। किस तरह से करते हैं बताते हैं। ये जो बटरफ्लाई होती है क्लास, वो जब किसी भी सरफेस पर बैठेगी, आप लोगों ने जनरली मूवीज बहुत देखी है ना, वहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई जाती है, मोथ नहीं दिखती जनरली, बटरफ्लाई दिखती है। आप कभी भी ध्यान देना कि जैसे अभी एक मूवी आई थी जिसमें श्रद्धा की मूवी थी, जिसमें वो हाथ पे बटरफ्लाई को ले लेती है, ठीक है। अब आप नोटिस करना कभी आप इस तरह की मूवी देखने से बटरफ्लाई का सीन हो, तो बटरफ्लाई जब भी बैठती है ना, तो अपने जो उनके विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं विंग्स, उन्हें हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे कर लेती है, ठीक है, मतलब वर्टिकल शेप में होती है, लाइक दिस। देखें जैसे कोई ये बटरफ्लाई है, ठीक है, आप लोगों को लिए बटरफ्लाई का मतलब हो जाता है लाइक दिस, ये है ना, ये बटरफ्लाई का मतलब समझते हैं आप लोग, ये है बटरफ्लाई भाई बेसिकली ये, बट नो, दिस इज नॉट अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई उड़ेगी तब उसके विंग्स इस तरह से होंगे हॉरिजॉन्टल वे में। अच्छा क्लास जरा रिजाइन करें प्लीज। हाँ